नमस्कार। एमटीटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम अनुवाद के प्रशासनिक क्षेत्र पर अर्थात प्रशासनिक अनुवाद पर बात करेंगे। हम जानते हैं कि अनुवाद वर्तमान संदर्भों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्र अनुशासन भी बन गया है। उसका पारंपरिक रूप अब वह नहीं रहा जो पहले कभी था, किंतु इस बढ़ती हुई प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में जब हम अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों पर दृष्टि डालते हैं तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक क्षेत्र है प्रशासनिक अनुवाद का। अर्थात जो कार्यालयी क्षेत्र है उसमें अनुवाद के अनेक आयाम हमारे समक्ष आते हैं। उन्हीं समस्त आयामों को केंद्र में रखकर हम चर्चा करेंगे और विशेष रूप से राजभाषा हिंदी, जो कि कार्यालयी भाषा हिंदी कहलाती है और केंद्र सरकार के समस्त कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी की जो स्वीकृति है वह काफ़ी हद तक अनुवाद आधारित है, अनुवाद पर आधारित है। ऐसे में वह जो अनुवाद है उसकी प्रक्रिया वास्तव में एक अलग तरह की प्रक्रिया है और उसकी भाषा भी अन्य अनुशासनों की भाषा से भिन्न है। हिंदी के अनेक रूप हम देख सकते हैं, देखते भी हैं। साहित्य की हिंदी थोड़ी भिन्न हिंदी है, मीडिया की हिंदी वह थोड़ी भिन्न हिंदी है। हम जब प्रशासन की हिंदी, तकनीक की हिंदी, प्रौद्योगिकी की हिंदी की बात करते हैं तो हमें यह अनुमान हम लगा सकते हैं। तो आज हम जब कार्यालयी हिंदी के संदर्भ में प्रशासनिक अनुवाद पर बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि ये इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक क्षेत्र है। हमारे संविधान में राजभाषा हिंदी के जब प्रावधान किए गए तो अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुवाद स्वीकृत हो गया, क्योंकि द्विभाषिकता की अनिवार्यता ने अनुवाद पर आधारित होने का मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्र भारत में हमारे पास अपनी कोई भी भाषा राजकाज की भाषा उस तरह से नहीं थी, क्योंकि जो मध्यकालीन भारत था, मुगल काल, उसमें प्रशासन की भाषा फारसी थी और उसी में समस्त कार्यों के निष्पादन की अनिवार्यता भी थी। किंतु उसके बाद, मुगल काल के बाद अंग्रेज हम पर काबिज हुए तो अंग्रेजी हम पर थोपी गई, आरोपित की गई। इसलिए शिक्षा दीक्षा में, ज्ञान विज्ञान में, शासन प्रशासन में अंग्रेजी का वर्चस्व हो गया और अंग्रेजी की अनिवार्यता भी हो गई। परिणामतः उस समय भी, यानी मध्यकालीन भारत में और फिर उसके बाद के दौर में जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, तो जन सामान्य से संवाद की भाषा यदि फारसी थी पहले, तो वह समस्त भारतीयों की भाषा नहीं थी। बाद में अंग्रेजी हुई तो वह भी समस्त भारतीयों की भाषा नहीं थी। तो अनुवाद आधारित रहने की यह वृत्ति, यह परंपरा, यह व्यवस्था तो मध्यकाल से थी। इसलिए अंग्रेजी में लिखित या व्यक्त मौखिक रूप से जो भी शासकों के कार्यवाही आदि से संबंधित दस्तावेज थे, संवाद थे, उनको जन सामान्य तक ले जाने के लिए
अनुवाद तो करना ही पड़ता था। तो द्विभाषिकता एवं संवैधानिक प्रावधानों से पोषित राजभाषा हुई, राजभाषा हिंदी हुई, क्योंकि द्विभाषिकता उसका एक मुख्य आधार था। और ऐसी राजभाषा हिंदी ने अनुवाद के आधार पर अपना एक विशिष्ट रूप बना लिया, अपनी एक विशिष्ट संरचना बना ली। अब ऐसे में हम देख सकते हैं कि ये जो संरचना है ये सामान्य बातचीत की वाक्य संरचना से या व्याकरणिक व्यवस्था से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि हम अंग्रेजी लिखित प्रशासन संबंधी सामग्री का हिंदी में अनुवाद करके उसे अंतरित करते रहे, चाहे बात शब्दावली की हो, जिसे हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं, अवधारणात्मक शब्द कहते हैं, क्योंकि अगर अंग्रेजी में डायरेक्टर शब्द था तो हिंदी में उसका समतुल्य हमने निदेशक और निर्देशक, दो अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग होने वाला शब्द है, ये शब्द हमने बना लिया। ठीक उसी तरह चीफ मेडिकल ऑफिसर तो हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी हिंदी में बना लिया। तो चाहे बात शब्दावली की हो, क्योंकि ये शब्दावली जिसको हम कंसेप्चुअल कहते हैं, अवधारणात्मक शब्दावली शब्द कहते हैं, ये शब्द केवल अर्थ से व्यक्त नहीं होते, बोधगम्य नहीं होते, इसलिए इसको शब्दावली कहा गया, क्योंकि इसकी अपनी एक अवधारणा है। उस अवधारणा को परिभाषित किया जाता है। इसलिए बात चाहे प्रशासन में शब्दावली की हो, चाहे प्रयुक्तियों की हो, अभिव्यक्तियों की हो, टिप्पणियां जिनको हम कहते हैं, यहाँ तक कि पत्र आदि की बात हो, पद नामों के साथ साथ विभागों अनुभागों के नामों की बात हो, उनके अनुवाद की बात हो, ये सब अंग्रेजी स्रोत भाषा रही है और उस प्रशासनिक सामग्री का अनुवाद जो हिंदी में हुआ है तो हिंदी लक्ष्य भाषा रही है। प्रयास यह रहा कि यथासंभव मूल शब्द, वाक्य, अभिव्यक्ति या प्रयुक्ति आदि या पत्र आदि या प्रारूप आदि उसके समतुल्य अनुवाद हिंदी में किया जा सके। इसलिए प्रशासन में ये द्विभाषिकता की जो अनिवार्यता आई, इसको कार्यान्वित करने में हिंदी अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई, जिनको हम हिंदी ऑफिसर कहते हैं। फिर राजभाषा अधिकारी या प्रबंधक राजभाषा, कनिष्ठ और वरिष्ठ अनुवादक, पहले हम जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इस रूप में उनको उनकी पदों पर नियुक्तियां होती रहीं, अब उनको अनुवाद अधिकारी भी कहा जाने लगा है। इन सब की अपेक्षा आवश्यकता प्रशासनिक अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की बड़ी संख्या में ज़रूरत को, आवश्यकता को रेखांकित करने लगे। यही कारण है कि समस्त कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में हिंदी अधिकारियों की, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादकों की आवश्यकता पड़ने लगी, हिंदी अनुभाग बनने लगे और उसमें इन सभी पदों पर नियुक्त, यहाँ तक कि हिंदी टंकण के लिए हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी सहायक, इस तरह के पद बने। तो अनुवाद ने हिंदी के क्षेत्र में, प्रशासनिक अनुवाद ने विशेष रूप से नए नए पदों का सृजन किया, नियुक्तियों के, रोजगार के अवसर पैदा किए। प्रशासनिक अनुवाद तथा कार्यालयी भाषा, इसकी संरचना, इसकी शब्दावली, काफ़ी हद तक इसका व्याकरण, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी से हम आयात कर रहे हैं,
उसकी प्रकृति को, उसकी अवधारणा को हिंदी में अंतरित करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो कार्यालयी भाषा है उसकी संस्कृति भी विशिष्ट हो गई। इसलिए वाक्य संरचना को हम स्रोत भाषा यानी अंग्रेजी के आधार पर बनाने लगे। शब्द संपदा या शब्दावली की जो संपदा है, सटीक पर्याय चयन जो है, जिसको हम एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ द वर्ड यह भी कहते हैं। कौन सा शब्द कहाँ प्रयुक्त होगा, क्यों होगा। कहीं वाटर शब्द है तो उसके लिए जल होगा कि नीर होगा कि वारी होगा या पानी होगा। अब जो मंत्रालय है उसमें जल शब्द का प्रयोग है, लेकिन सामान्य जीवन में पानी का प्रयोग है। कहीं वारी का, साहित्य में वारी का भी प्रयोग है, नीर का भी प्रयोग है। रेल ने जो जल पिलाया वो नीर पिलाया, रेल नीर। तो सृजन में, साहित्य में, शासन प्रशासन में, मीडिया में, तकनीक में, प्रौद्योगिकी में, उद्योग में शब्द की जो संपदा है, शब्दावली की जो संपदा है, उसका भी वैशिष्ट्य प्रशासन में सुनिश्चित हुआ। इसलिए जल संसाधन की बात की गई। तो सटीक पर्याय चयन, और इन सब के मूल में है सहज संप्रेषणीयता, यानी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत सहज होना चाहिए। ऐसी भाषा, ऐसे शब्द, ऐसी वाक्य संरचना, लेकिन उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा से कोई समझौता हम सहजता और सरलता के नाम पर नहीं करेंगे, क्योंकि हर भाषा का, हर क्षेत्र की भाषा का अपना एक अनुशासन परक स्वरूप होता है, उसकी एक मर्यादा होती है। तो प्रशासन में कार्यालयी भाषा और अनुवाद के क्षेत्र में विषय निष्ठता रहती है, जिसको हम कहते हैं टू द पॉइंट बात करना। अवांछित विस्तार वहाँ नहीं होता, उसकी गुंजाइश भी नहीं होती। इसलिए राजभाषा हिंदी केंद्र सरकार के समस्त प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन की भाषा बनी। जब हमने, जैसा मैंने कहा कि 343 से 351 अनुच्छेद में जब प्रावधान किए गए तो द्विभाषिकता एक व्यवस्था थी कि जब तक हिंदी में, राजभाषा हिंदी में कार्य करने का विश्वास न मिल जाए, अधिकार न मिल जाए, तब तक हम अंग्रेजी की मदद लेते रहेंगे, अंग्रेजी को भी रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे प्रयत्न होगा, प्रयास होगा कि हम राजभाषा हिंदी में कार्य करने में आत्मनिर्भर हो जाएं और फिर हम निकट भविष्य में अंग्रेजी से मुक्त हो जाएं। संविधान में प्रावधान करते हुए इसी तरफ संकेत भी किया गया। हम जानते हैं कि भारत देश बहुभाषा भाषी देश है, ये मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां मौजूद हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सन 1961 में जो लिंग्विस्टिकल सर्वे किया था, भाषाई सर्वेक्षण, उसमें बताया कि 1618 भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां भारत में मौजूद हैं। इसलिए ये सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध देश है, संपन्न देश है। उसका मूल कारण क्या है कि एक भाषा या एक बोली किसी एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। तो बहुसांस्कृतिक भी हो गया, बहुभाषिक भी हो गया। इसलिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राष्ट्र की भाषा का दर्जा दिया गया। राष्ट्रभाषा जैसा शब्द प्रयुक्त नहीं है, लेकिन राष्ट्र की भाषाएं 22 हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। किंतु राजभाषा के रूप में हिंदी का रूप और उसका स्वरूप वह विशिष्ट है, और ये एक तकनीकी शब्द है राजभाषा, राजकाज की भाषा, यानी प्रशासनिक समस्त कार्यों के निष्पादन के लिए जिस हिंदी का प्रयोग होता है उसे राजभाषा हिंदी कहा जाता है। इसलिए राजभाषा को उसी तरह जान सकते हैं, समझ सकते हैं जैसे राष्ट्रध्वज को। राष्ट्रध्वज विशिष्ट है क्योंकि अनेक प्रकार के ध्वज हमारे देश में मिलते हैं। राजनीतिक दलों के अलग अलग ध्वज हैं,
झंडे, समुदायों के ध्वज हैं, देशों के, संस्थाओं के, संगठनों के बहुत से ध्वज हमें मिलते हैं, किंतु भारतवर्ष का, भारत देश का ध्वज एक ही है, तिरंगा, और वह विशिष्ट है, इसलिए उसको राष्ट्र ध्वज कहते हैं। ठीक इसी तरह राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, हम इनको भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय जानवर। तो राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इन शब्दों की जब हम बात करते हैं तो ये तकनीकी शब्द हैं। इस तरह शासन प्रशासन में, शासनिक प्रशासनिक विधान में, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्रों में जो भी भाषा हिंदी प्रयुक्त होती है, जिससे प्रशासनिक समस्त कार्यों का निपटान होता है, निष्पादन होता है, उसमें सहायता मिलती है, उसी को राजभाषा हिंदी कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्रशासनिक हिंदी ही कार्यालयी हिंदी है और इसी को राजभाषा हिंदी कहा गया है। प्रशासन के अंतर्गत जब हम किसी राज्य का, किसी राष्ट्र का प्रशासन देखते हैं या संयुक्त राष्ट्र का प्रशासन देखते हैं, वो गवर्न करता है। उसमें बहुत से नियम होते हैं, कार्यविधियाँ होती हैं, कार्यप्रणालियाँ होती हैं, कार्य ज्ञापन होते हैं, ये सब कुछ उसमें समाहित रहता है। प्रशासन को अनुशासन की आवश्यकता होती है, नियमन की आवश्यकता होती है, जन कल्याण से संबंधित कार्यों की योजनाओं को बनाने और क्रियान्वित करने की आवश्यकता होती है। उन सब के संदर्भ में हम इस भाषा को, राजभाषा को देख सकते हैं। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये जो राजभाषा हिंदी है, ये मौलिक हिंदी नहीं है, ये साहित्य और सृजन की हिंदी नहीं है। ये इसकी जो शब्दावली है वो कृत्रिम है। अंग्रेजी के शब्द सामने रख रख कर हिंदी के शब्द बनाए गए, अंग्रेजी के वाक्य प्रयुक्तियां सामने रखकर उनके समतुल्य हिंदी में प्रयुक्तियां बनाई गई। तो जो प्रशासन है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कार्य विधियों से संबद्ध होता है। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कार्यालयी कार्य पद्धति है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों की कार्यविधियों से जुड़ी होती है। इसलिए सभी मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय हैं, विभाग, अनुभाग, अधीनस्थ कार्यालय, सबऑर्डिनेट जिनको कहते हैं, संबद्ध शाखाएं, सरकारी बैंक और लिमिटेड कंपनियां, निगम, उनसे संबद्ध कार्यालय, सहकारी बैंक, सहकारी नियंत्रण में कार्यरत स्वशासी निकाय और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, ये सभी प्रशासनिक क्षेत्र में गिने जाते हैं, जाने जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जितने भी आयोग हैं, कमीशन जिनको हम कहते हैं, जैसे हम पे कमीशन कहते हैं, इंक्वायरी कमीशन कहते हैं, बहुत सारे आयोग हैं। समय समय पर कभी बाढ़ आ जाती है तो आयोग बनता है, कभी सूखा पड़ता है तो आयोग कमीशन बन जाता है, कभी किन्हीं नए मुद्दों पर विचार विमर्श करके निष्कर्ष तक पहुंचना हो तो कमीशन का गठन किया जाता है, जांच आयोग भी बनते हैं। तो ऐसे केंद्र सरकार द्वारा गठित और नियुक्त आयोग, समस्त समितियां, कमेटियां बनती हैं। समय समय पर अपेक्षा आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत से सांसदों को लेकर, अलग अलग अनुशासनों और क्षेत्रों के विशेषज्ञों को लेकर और बहुत से जजेस को, निर्णायकों को लेकर, न्यायाधीशों को लेकर, शिक्षाविदों को लेकर, पत्रकारों को लेकर बहुत सी समितियां सरकार बनाती है। उन समितियों में जो निर्णय होते हैं वो फिर आगे देश के समक्ष उनकी उद्घोषणा होती है, संचरित होते हैं, प्राधिकरण भी बनाए जाते हैं,
इन सब के अंतर्गत केंद्र सरकार के ये सभी कार्यालय, सभी कार्यक्षेत्र राजभाषा का प्रयोग करते हैं और अंग्रेजी में तथा हिंदी में इन समस्त कार्यों का निष्पादन किया जाता है। प्रशासनिक या कार्यालयीय भाषा के जितने भी क्षेत्र हैं, स्वरूप हैं, उनके अनुप्रयोग संबंधी प्रावधानों में या व्यवस्था में सामान्यतः 3 वर्ग मिलते हैं। ये वर्ग भी संविधान की जो राजभाषा संबंधी प्रावधान है उस व्यवस्था के अंतर्गत किए गए हैं। यानी पूरे देश को जो भी 28-29 राज्य हैं, उन सभी राज्यों में हिंदी का प्रयोग किस रूप में होता है, किस स्तर तक होता है, उसके प्रयोक्ता कौन कौन हैं, उनकी मातृभाषा क्या है, उस राज्य या क्षेत्र की भाषा क्या है और कहाँ लगभग सभी कार्य हिंदी में होते हैं, कहाँ हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी होता है, कहाँ क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का प्राधान्य है और हिंदी की जो जानकारी है वो तुलना में कम है। इस तरह के सर्वेक्षण को आधार बनाकर 3 क्षेत्र किए गए निर्धारित, जिसमें एक क क्षेत्र जो है उसमें सभी प्रांतों में सामान्यतः क क्षेत्र में हिंदी भाषा में ही अधिकांश कार्य संपन्न किए जाते हैं। समस्त कार्य हिंदी में, इसमें सारे समस्त कार्यालय, कंपनियां, स्थानीय या केंद्रीय प्रशासन, उन संस्थाओं से, कार्यालयों से, मंत्रालयों से किया जाने वाला पत्राचार, यानी जो पत्र जा रहे हैं निर्गत और आगत दोनों, वो अधिकांशतः हिंदी में ही किए जाते हैं और उन्हें हिंदी में करना होता है। ये प्रावधान है। न्यायालयों में, तहसीलों में, नगर पालिकाओं में, विद्युत बोर्ड, कलेक्ट्रेट ऑफिसेज या कार्यालय, कानून व्यवस्था, इन सब में या इन सब से संबद्ध जितने भी कार्यालय हैं उनका पत्र व्यवहार हिंदी में ही होता है, होना चाहिए। ये क क्षेत्र की अनिवार्यता है। उस क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों के कार्यालयों से भी समस्त पत्र व्यवहार हिंदी में होता है, यानी हिंदी भी उसमें रहेगी, ऐसे प्रावधान हैं। अभी मजबूरन हमें अंग्रेजी को चलाना पड़ा क्योंकि हिंदी में कार्य साधक ज्ञान सबके पास नहीं था आज़ादी के तत्काल बाद। इसलिए जो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के प्रावधान किए गए उसमें अंग्रेजी को भी रखा गया और यह रखा गया कि प्रारंभ में हम ऊपर अंग्रेजी रखें लेकिन उसके नीचे उसका हिंदी अनुवाद भी रखें। और धीरे 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 ये लक्ष्य भी निर्धारित किया गया कि हम अंग्रेजी को हटा दें, उससे मुक्त हो जाएं और फिर पूर्ण कार्य, समस्त कार्य हिंदी में करें। इसलिए केंद्र सरकार हर केंद्र सरकार के कार्यालयों के इर्द गिर्द आसपास, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राज्य सरकारों के कार्यालय भी बहुत हैं। इन समस्त कार्यालयों में जो पत्र व्यवहार आदि है उनके साथ, केंद्र के साथ, वो हिंदी में होना चाहिए। समस्त लेखा सामग्री, यानी फाइल बनेगी, नोटशीट बनेगी, लेटर हेड बनेंगे, बोर्ड बनेंगे और इसी तरह की सारी जो डाटा कलेक्ट करने की सामग्री होगी, रबड़ की मोहरें होंगी, नाम पट्ट होंगे, सभी के आदेश पत्र, नाम, पते, प्रविष्टियां ये प्रशासनिक हिंदी में होंगे। तो क क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि, ये केंद्र शासित अंडमान निकोबार, ये राज्य आते हैं। ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ आदि हैं। इनमें क्षेत्रीय भाषा और हिंदी दोनों का प्रयोग बाहुल्य देखने को मिलता है। इसलिए ख क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने की बात की गई है। ग क्षेत्र जो सामान्यतः हिंदी इतर राज्य, संघ राज्य क्षेत्र आदि हैं,
उनको उसमें रखा गया और इनमें हिंदी के कार्य को, शिक्षण प्रशिक्षण को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस तरह प्रशासनिक हिंदी सरकार की विशिष्ट कार्य प्रणाली पर आधारित है और सरकार कोई मूर्त सत्ता तो नहीं है, अमूर्त है। इसीलिए जो सरकारी अधिकारी हैं, अधिकार विशेष के, ये जो सरकारी अधिकार हैं वो किसी अधिकारी विशेष के नहीं होते, वो सरकार के होते हैं। इसलिए अधिकारी एक समूह है और वह काम करता है, कार्य करता है व्यवस्था के लिए, सरकार के लिए। इसलिए जो तंत्र है वो सरकार का है। कार्यालयी हिंदी के प्रयोग में उसकी संरचना में कोई वास्तविक इस तरह की स्थिति नहीं होती कि जिससे कर्ता जो है वह दिखाई दे। इसलिए वाक्य विन्यास जो होगा उसमें कर्ता लुप्त होगा, यानी मैं तू आदि का प्रयोग उसमें नहीं होता। किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय उसका निजी निर्णय नहीं होता, वह सरकार का निर्णय होता है, वह व्यवस्था का निर्णय होता है। इसलिए निर्णय अमूर्त सरकार का होता है और अधिकारी तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। इस तरह प्रशासनिक या कार्यालयी हिंदी मौलिक या अनुदित किसी भी रूप में हो, उसका कर्ता प्रकट नहीं होता, वह मैं और तू या तुम और तू आदि का प्रयोग नहीं करता। हम देख सकते हैं कि प्रशासनिक हिंदी और प्रशासनिक अनुवाद में जो लक्ष्य है वह बोधगम्यता है, एकार्थता है, यानी एक अर्थी शब्द होंगे, द्विअर्थी बहुअर्थी नहीं होंगे, विषय निष्ठता है। और इन सब के साथ साथ यह भाषा औपचारिकता का निर्वाह करती है। प्रशासनिक निर्धारित मानक शब्दावली का प्रयोग इसमें अनिवार्य होता है, जो कि CSTT द्वारा यानी कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी द्वारा बनाई जाती है। असंदिग्ध भाषा होनी चाहिए, संदिग्धता नहीं, संदेह रहित शब्दावली होगी, वाक्य संरचना होगी। प्रशासनिक भाषा और कार्यालयी अनुवाद की भाषा, इसकी संरचना में निर्वैयक्तिकता रहती है, कोई व्यक्ति प्रतिबिंबित नहीं होता, कोई अधिकारी उसमें झलकता नहीं है। इसलिए सरकारी अधिकारी का सरकारी आदेश से कोई व्यक्तिगत संबंध न होता है, न होना चाहिए। वह अपने हर कथन में निर्वैयक्तिक रहना चाहिए। जैसे मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूं, अंग्रेजी में है आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू, तो मुझे निर्देश हुआ है यानी मुझे डायरेक्टिव मिला है। किसने दिया? सरकार ने। यथा संशोधित प्रारूप प्रस्तुत है तो ड्राफ्ट एज अमेंडेड इज पुट अप। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग इस बात को दिखाता है कि जो कर्ता है वह प्रकट नहीं होता, वह लुप्त रहता है। कर्मचारियों अधिकारियों की प्रशासन में कई श्रेणियां होती हैं, किंतु कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी को यदि आदेश देगा तो वह कर्ता का प्रयोग नहीं करेगा। इस पत्र के उत्तर को अभी रोक लिया जाए। यह नहीं कह रहा कि मैं आपको ये आदेश देता हूं कि तुम इसको या आप इसको रोक दो, नहीं, ये व्यवस्था कह रही है यह पत्र शीघ्र जारी किया जाए या जारी करें, मंत्रालय का अनुमोदन। इस तरह के वाक्य प्रयोग हम देख सकते हैं। प्रशासनिक भाषा और अनुवाद में शिष्टता का, औपचारिकता का निर्वाह अनिवार्य होता है। इसलिए सेवा में महोदय, प्रिय महोदय, सादर, इनका प्रयोग, सधन्यवाद, इनका प्रयोग भी होता है। प्रशासनिक हिंदी अनुवाद आधारित है, उसकी मानक कृत्रिम शब्दावली है जिसका निर्माण सरकारी संस्था या संस्थाएं करती हैं। इस तरह प्रशासनिक अनुवाद की आधारशिला प्रशासनिक शब्दावली की संरचना और उस संरचना के अंग होते हैं। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि प्रशासन में जो अनुवाद है वह वस्तुतः अंग्रेजी से उधार लिया गया है, अंग्रेजी की संरचना को सामने रखकर किया गया है।